नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एनसेल का मॉडल पेपर 5 लेकर आए हैं और इससे पहले हमने अपने चैनल पर 4 मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो आसानी से और सारी वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों ये जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपको सभी को पता होगा, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं कि इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एग्लो इंडियन यानी एग्लो भारतीय प्रतिनिधि को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो एग्लो इंडियन है उन्हें मनोनीत किया जाता है लोकसभा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेल, फेल और कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी को महारत्न दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों सन 1949 में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कितने प्रदेशों से घिरी है? तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है जो 2 प्रदेशों से घिरी है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात नगरी के नाम से मशहूर हुए शहर कौन सा है? तो इस्पात नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? दोस्तों ये है जमशेदपुर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्थापित किसने किया था, यानी कौन उसका जन्मदाता है? तो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कौन से क्रम के राष्ट्रपति है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों ये है 14वें नंबर के राष्ट्रपति, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव कौन बने? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो अमित खरे है। अमित खरे जो है बने हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना लागू की है? तो किस राज्य सरकार ने ये जो है योजना, बहुत ही अच्छी योजना है, वो लागू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो है योजना लागू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, तो उनका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2020 में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो दोस्तों ये की है हरियाणा सरकार ने, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, ICC के CEO कौन है? तो ICC के CEO है मनु साहनी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, तो सी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में आयोजित 65वीं फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो दोस्तों ये रही है गली बॉय, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जीएसटी भारत में कब लागू की गई? बताइए दोस्तों कब लागू की गई जीएसटी भारत में? तो दोस्तों ये लागू की गई 1 जुलाई 2017 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे रट लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20.6% भागों पर भारत में वन आच्छादित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है नंबर 1, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहते हैं, तो कौन सा पदार्थ रहता है, यानी कौन सी गैस रहती है प्राकृतिक गैस में? तो रहती है मीथेन गैस, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है, तो कौन से नंबर पर आता है भारत सड़कों में? तो ये है दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और हाँ एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आपके लिए क्वेश्चन है। भारत तो है विश्व की विशालतम सड़कों प्रणालियों में दूसरा स्थान, तो पहला स्थान कौन सा है और वो किस राज्य का है? तो पहला, सॉरी मुझे ये पूछना है कि पहला जो स्थान है वो किस देश का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, तो वो है गुजरात, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, भारत में किस खाद्य फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये दोस्तों होता है चावल का, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में पुलिस के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लौह रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर सभी को पता होगा, तो अन्नामदाई है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, काइजल कुम रेगिस्तान स्थित है, तो कौन से देश में है स्थित है? तो दोस्तों ये है उज्बेकिस्तान में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगल ग्रह को, तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? तो वो है बिहार राज्य, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो बायोगैस में पाई जाती है मीथेन, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रदूषकों एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों वो है CFC, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, तो रस सूत्र के जनक माने जाते हैं चारों में से इसका एक राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, तो भरत मुनि माने जाते हैं। चलिए अगला है हमारा, कर्कश का विलोम शब्द है, तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों कर्कश का होगा मधुर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, उन्मुख का विलोम शब्द होगा, विमुख, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, गोद लिया हुआ, तो गोद लिए हुआ को कहते हैं हम दत्तक, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह है उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, दोस्तों सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो होता है दोस्तों द्विगु समास में, तो बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों राजपुत्र में होगा तत्पुरुष समास, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है, तो दोस्तों पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है
काम निकलने के बाद सोचना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो निम्न श्रृंखला को अगर हम पूरा करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 21 है जो 11 का वर्ग है, और ये 12 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, ये क्रमवार चल रहा है, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग। तो यहाँ पर कितने का वर्ग आएगा? 14 का वर्ग। और 14 का वर्ग क्या होता है? 196। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा का उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था सन 1989 में। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 किलोग्राम है? ठीक है, तो दोस्तों उस वस्तु का भार होगा पृथ्वी पर 60 केजी, क्योंकि जो चंद्रमा पर जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, वो होता है 1/6 पृथ्वी की अपेक्षा। यानी कि अगर उसका जो भार होगा 6 पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर 1 किलो होगा। इसलिए अगर चंद्रमा पर कोई वस्तु 10 किलोग्राम की है तो कितने किलोग्राम की होगी फिर पृथ्वी पर? 60 किलोग्राम की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे नीचे दिए गए चिन्ह क्या संकेत करता है? तो आपको ये दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये संकेत करता है ट्रक निषेध। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गया चिन्ह क्या संकेत करता है? तो आपको इसमें बताना है। तो नीचे दिए गए नीचे दिए गया चिन्ह जो संकेत करता है वो करता है गोल घुमाव का। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीओ फॉर्म 26 की क्या विशेषता है? तो दोस्तों आरटीओ फॉर्म 26 की विशेषता आपको बतानी है। तो आरटीओ 26 की विशेषता है डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो है भरे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, BS3 मानकों के डीजल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे? तो दोस्तों ये हो सकते थे 350 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, BS3 मानकों को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों BS3 मानकों को लागू किया गया था सन 2010 में। नेक्स्ट हमारे, किसी निजी वाहनों के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है? तो वो होती है पंजीयन प्रमाण पत्र में। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब वाहन में ईंधन भरा जाता है तो हमको क्या नहीं करना चाहिए? तो हमको नहीं करना चाहिए धूम्रपान। नेक्स्ट हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक है मोटर व्हीकल। तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है 80 डेसिबल माप से अधिक ध्वनि के शोर को। नेक्स्ट हमारा, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित दोस्तों पादप संरक्षण से। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने ग्राम वर्ग सेमीमीटर तक दबाया जाता है? तो दोस्तों ये दबाया जाता है 250 से 250 वर्ग प्रति ग्राम सेमीमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो ये हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1:5। और मैं आपको बता दूँ कि लगभग 21% जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव जाति के इतिहास में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1969 में सबसे पहले मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था, और ये कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो एक एस्ट्रोनॉट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से है। तो एक दुकानदार ने 10% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपये का मूल्य अंकित है उसका वास्तविक लागत क्या है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम 100 मान के सोल्व करेंगे। तो माना जो हमारा लागत मूल्य वो 100 रुपये था, ठीक है, और उसने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो अंकित मूल्य कितना है हमारा 280 रुपये, और 280 पर उसने 10 रुपये का बट्टा दिया। तो हम अगर इसका 10% निकाल लेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? ये आएगा 1 0 से 0 खत्म हो गई, तो 28 रुपये। ठीक है, तो अगर 280 रुपये में से हम 28 रुपये घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 252 रुपये। तो हमारा 252 रुपये बचा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? 10% का बट्टा देकर वो 26% का लाभ कमा लेता है। और लाभ कहाँ पर होगा हमारा? जो हमने माना था तो 100 रुपये पर हमारा लाभ देखा जाएगा। तो 100 पर लाभ है हमारा 26 रुपये का, तो 126 हो गया हमारा।
और वो जो उसका जो लाभ हो रहा है, मतलब कि जो उसका टोटल रुपए में बिकी है वो कितने रुपए में बिकी है, 252 रुपये में वो उसकी वस्तु बिकी है। और हमारे कितने में बिकी, 126 में। आप देख रहे हो सीधा सीधा ये 2 गुना हो रहा है, तो 126 दूना 252। ठीक है, तो अब हमें हमारा वास्तविक लागत मूल्य चाहिए। तो हमारा वास्तविक पहला लागत मूल्य क्या था, 100 रुपये, तो हम 100 से देखेंगे। तो 126 दूना 252 होता है और 100 दूना 200, तो इसका जो लागत मूल्य कितना था, 200 रुपये था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपये हो जाएगा। तो इन्होंने दर पूछी है, हमें इसमें दर बताना है। तो आप देख रहे हो 750 रुपये से 900 रुपये हो रही है, वो भी 5 वर्ष में। तो कितने रुपये का कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो 150 रुपये का ब्याज बढ़ रहा है, वो भी 5 वर्ष में। हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं इसमें, तो 5 से भाग दे देंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 वर्ष का 30 रुपये। और कितने रुपये में मिल रहा है, 750 में। तो हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे और हमारे यहाँ पर दर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100, तो 1 जीरो से हमारी 1 जीरो चली गई, और हम इसे 15 से काट गए, 15 पंजे 75, और 15 दूनी 30, और 5 से हम काटेंगे इसको 2 बार, 10 को 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, दर हमारी कितनी निकल कर गई, 4%। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन, आप यहाँ पर कुछ कर लीजिए, को 50 दिन में खा सकते हैं, तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन में खा सकेंगे। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही आसान तरीका, एक छोटा सा सूत्र है। तो इसका सूत्र है वर्क अपॉन टाइम मैन इंटू टाइम बराबर वर्क अपॉन मैन इंटू टाइम। तो अब जो ये हमारा सूत्र है, इसमें ठाके हमें मान रखना है। ठीक है, और जो वर्क है अब इसमें दे रखा है, यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन, तो कुछ भोजन की जगह हमें एक भोजन रखना है। तो वर्क की जगह हमें क्या रखना है, एक भोजन, 1/, मैन कितना है 51, यानी आदमी 51 है। ठीक है, इनटू टाइम कितना लग रहा है, 50 दिन का। ठीक है, 50 दिन का टाइम लग रहा है, बराबर आगे लिखा है तो 50 व्यक्ति उसी भोजन कितना, एक भोजन है, और 50 व्यक्ति खा रहे हैं। ठीक है, तो 50 तो कितने दिन में खा सकेंगे, तो इनटू हमें टाइम बताना है। ठीक है, तो अब जो कट रहा है उसे काट दो, 50 से 50 गया। ठीक है, और हमारा क्या बचा, टाइम बचा, तो कितने दिन में खा सकेंगे, 51 दिन में, क्योंकि हमारा 51, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा 51। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो ये अनुपात में दे रखा है 3:4:5, इसका हम एलसीएम मानना है। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो अब ये चालों का अनुपात है, तो अगर 60 किलोमीटर हमारी 3 के अनुपात से जाएगी तो कितने देर में पहुँचेगा, तो 20 मिनट या घंटा जो भी है वो पहुँचेगा। पहली जो हमारी कार है, दूसरी कार है 4 किलोमीटर से जाएगी, 60 किलोमीटर जाना है, तो इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 15 घंटे 15 मिनट जो भी है। तीसरी हमारी ये 5 की स्पीड जा रही है, अगर हम इसको 60 किलोमीटर को 5 से भाग दे देंगे तो कितने देर में जाएगा ये, 12 मिनट या 12 घंटे जो भी है। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, तो इसकी समय का अनुपात आ जाएगा 20:15:12। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव नदी की धारा के अनुकूल, यानी जहाँ पर जैसे नाव बह रही है उसी दिशा में उसकी धारा है पानी की। ठीक है, तो अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, यानी कि जो नाव है वो धारा की दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, परंतु धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना नहीं करना, आपको यहाँ पर करना है 4 गुना। ठीक है, तो 4 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल कितनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि 1 घंटे में जा रही है, पहले 1 घंटे में जा रही है 8 किलोमीटर, जो नाव जा रही है वो धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में जा रही है 1 घंटे में 8 किलोमीटर, और धारा के विपरीत जा रही है 1 घंटे में
यानी कि वही समय, यानी 8 किलोमीटर का समय ले रही है वो 4 गुना समय में, यानी पहले 1 घंटा लग रहा था, अब कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटा देखने में कि 1 घंटे की स्पीड क्या है, तो अगर हम इसे 8 किलोमीटर को 4 घंटे से भाग दे देंगे तो 1 घंटे का निकल कर आ जाएगा, तो 1 घंटे में हमारा वो 2 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें बतानी है धारा की चाल। तो इसमें एक छोटा सा एक ट्रिक लगती है, यानी कि जो हमारी पहली जो चाल निकल कर आई है और दूसरी चाल निकल कर आई है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को 8 + 2 को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे तो हमारी नाव की चाल आएगी, और दोनों को घटा के आधा करेंगे तो हमारी जो पानी की चाल आएगी। ठीक है, तो 8 + 2 जोड़ा हमने अगर, और 8 और 2 को हमने जोड़ के आधा करेंगे तो हमारी किसकी चाल आएगी, 5। तो हमारी 5 निकल के आएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो 5 निकल के आएगी हमारी नाव की चाल, और अगर हम इसको घटा देंगे 8 - 2 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे 6, और 6 को हम आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 3। ये हमारी निकल के आएगी किसकी चाल, धारा की चाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये अभी तक आपकी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, तो आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिधि बताइए। तो दोस्तों, इसकी परिधि बताने के लिए सबसे पहले हमको इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो r हमें सबसे पहले इसमें निकालना होगा। तो जो उसकी त्रिज्या निकालने का सूत्र है वो क्या है, तो वो है πr², πr²। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है हमारा, 22/7 होता है। ठीक है, तो πr² बराबर क्या है, 1386। ठीक है, और पाई हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 22/7, 7 हमारा जाएगा ऊपर। हम इसको 11 से काटेंगे तो हमारे यहाँ पर नहीं है, तो 7 हमारे यहाँ पर ऊपर है। तो 11 दूनी 22, और इसको 11 से काटेंगे, 11 कम 11, यहाँ पर बचे 2, पीछे 8 का 28 हो गया। तो 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 6 बचा और 6 आगे, तो 11 × 6 = 66, और 7 बचा, और नीचे 2 भी है, 2 से और काट लेते हैं इसे, 6 और 3, यहाँ ये 3 बार काट देगा, 63 × 7, तो 63 गुना अगर हम 7 करेंगे, 63 × 7 करेंगे तो 7 × 21 का 1 का हासिल लगे 2, और 7 × 42, और 2 = 44। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 441। तो r² बराबर क्या आ गया हमारा, r² बराबर आ गया हमारा 441, और r बराबर यहाँ पर इस पर अंडर चढ़ जाएगा, तो 441 किसका होता है, किसका वर्ग होता है, तो ये होता है r बराबर 21 का वर्ग। ठीक है, तो r बराबर क्या आ गया हमारा, 21 आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी परिधि पूछी उसने। तो परिधि का सूत्र क्या था, 2πr। ठीक है, r क्या है हमारी 21 है, तो 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, और r का मान क्या है हमारा 21। ठीक है, 21 को हम काट लेंगे 7 से, 7 × 21, और 3 के अगर हम 22 में गुणा करेंगे तो पहले हम 2 और इसकी 22 गुणा करते हैं, 22 दूनी 44 होता है, और 44 × 3, तो 3 × 4 = 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 × 4 = 12 और 1 = 13, तो कितना आ गया हमारा 132। तो दोस्तों इसकी जो परिधि है कितनी आ गई, वो आ गई 132। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपकी समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए पीछे बैक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि समचतुर्भुज कैसा होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज हमारा थोड़ा इस टाइप का होता है, और उसने कहा है कि इसका परिमाप जो है 10 है, तो यानी कि ये वाली भुजा इसकी 10 होगी, ये वाली भी 10 होगी, ये वाली भी 10 होगी, ये वाली भी 10 होगी। ये थोड़ा एडा सा बन गया, एडा मेडा सा बन गया, तो थोड़ा आप जो इसको सोल्व करेंगे तो सही बनाकर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई बोली उन्होंने 5 मीटर, तो यानी ये वाली ऊंचाई है इसकी 5 मीटर हो गई यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना होगा जी, ये वाला इसका भाग बचा है, तो इसको हमें
यहाँ पर मर्ज कर देना है, वहाँ से काट के यहाँ पर मर्ज कर देना। तो आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा पूरा ये वाला यहाँ का हिस्सा, ये वाला पूरा क्या बन गया, एक वर्त बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसकी जो लंबाई हो गई वो हो गई 10 और ऊंचाई कितनी होगी 5। तो लंबाई गुणा ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 50 हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 10 गुणा 5 50 आ जाएगा, 10 पंजे 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आपकी समझ में आ गया। अगर अभी भी आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कार्य समय से। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक इस कार्य को किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन तक पूरा कर लिया, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो ए और बी का जो 30 दिन में काम है वो एक दिन का हम काम मान लेंगे। तो ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। तो हमें क्या करना होगा कि इसका जो एलसीएम है हमें 30 ही मानना होगा। तो ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में खत्म कर दिया, तो एक दिन में एक कार्य इनका खत्म होगा, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना होगा, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। तो जो ए और बी है, ए और बी इन्होंने दोनों ने क्या किया, 20 दिन तक मिलकर कार्य किया। तो 20 दिन में एक दिन में एक करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 20 कार्य कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने आगे क्या किया, बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने काम छोड़ दिया तो किसने किया, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में काम पूरा किया। तो 20 कार्य हो चुका 30 में से, तो कितना कार्य बचा, 10 कार्य बचा केवल। और 10 कार्यों करने के लिए ए ने कितना समय लिया, 20 समय लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बी आया तो 20 दिनों में उसने 10 कार्य किया। तो एक कार्य करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा एक दिन में, तो 10 बटे अगर हम 20 करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो एक दिन में वो कार्य करेगा आधा समय, सॉरी आधा कार्य करेगा एक दिन में, ठीक है। जो एक दिन का हमारा इसका कार्य निकल कर आएगा, यानी कि 20 दिन में वो 10 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, आधा कार्य करेगा, ठीक है। और दोनों का हमारा जो ए और बी का आया था वो कितना कार्य आया था, ए। तो इसमें ए का कितना है, ए का आधा और बी का भी आधा। उन्होंने बोला कि इस कार्य को देखो, अब यहाँ से हम हटाते हैं सारा। तो आगे उन्होंने बोला कि इस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा ए अकेला। तो ए अकेला एक दिन में कितना करता है, आधा। और हमने कितना कार्य माना था, तो 30 कार्य माना था हमने, ठीक है, एलसीएम जो माना था। तो अगर हम इसको आधा कार्य कराएंगे, इसे आधे से भाग दे देंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, तो सॉरी 2 ऊपर चल जाएगा। तो अगर हम 30 की 2 में गुणा कर दें तो कितना आएगा हमारा 60, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को पीछे करके देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में पास हुए, तब हिंदी, सॉरी यहाँ पर हिंदी नहीं है, आपको यहाँ पर करना है दोनों विषयों में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या है। तो आपको हिंदी की जगह करना है दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग करने में हो गई इसमें मिस्टेक। तो आपको याद रखना है दोनों विषय में कितने छात्र फेल हुए। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे, तो आपको ये अपडेटेड जो ये मॉडल पेपर है मिलेगा। आपको वहाँ पर कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, मतलब ये जो गलत हो रहा है इसमें मॉडल पेपर में थोड़ा कुछ, ये आपको अपडेटेड मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लगभग 1-1.5 घंटे बाद आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम इसको डायग्राम के द्वारा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसको डायग्राम द्वारा हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इंग्लिश का डायग्राम हो गया, और जो ये बीच में हमने छोड़ा है ये दोनों में पास वालों का डायग्राम है, और ये वाला डायग्राम हो गया हमारा हिंदी का, ठीक है। वो कह रहा है कि इंग्लिश में 60% छात्र पास हुए, हिंदी में 70% और दोनों में हुए 40%, ठीक है। ये हो गए 40%। अब देखो हमें करना है एक एक विषय में जब पास होने वाले छात्र, तो 40 दोनों में हुए, तो 60 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो 20 केवल इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। और अगर हम हिंदी का निकालें, 70 में से 40 घटाए हम, तो 30 केवल हिंदी में पास हुए, ठीक है। तो अब टोटल देख लेते हैं हम कितने पास हुए। तो 20 और 40 60 और 30 90, तो टोटल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, 90% छात्र पास हुए।
तो फेल कितने प्रतिशत छात्र हुए दोनों विषयों में, यहाँ पर हिंदी की जगह दोनों विषय थे ना, तो दोनों विषयों में छात्र फेल हुए 90 में से 100 में से 90 गए तो कितने बचे 10%। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं और उसकी जो एक लंबाई है, मान लो हमने इसकी लंबाई मान ली 100 और चौड़ाई भी इसकी हमने 100 मान ली। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई का तो आ जाएगा हमारा 100 गुणा 100 हमारा आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो हमारा ये इसका जो क्षेत्रफल है 10,000 आ जाएगा। अब उसने उसमें क्या कहा कि जो उसकी लंबाई है उसमें 10% कम किया जाता है, उसकी लंबाई को 10%, ये वाली जो इसकी लंबाई ये वाली उसमें 10% कमी की जाती है। तो 100 में से अगर हम 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90। ठीक है, आगे कहा है उसने कि उसकी जो चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। ये हमारी इसकी चौड़ाई है, इसमें 10% की वृद्धि कर देगा हम। 100 में अगर 10% की वृद्धि कर देगा तो ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, और अगर हम अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा 110 गुणा 90 की अगर हम गुणा करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,900 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा कितना था क्षेत्रफल 10,000, अब आ गया हमारा 9,900। ठीक है, तो हमारा जो कमी हुई है कितने की हुई है, तो 100 की हमारी कमी हुई है, यानी कि जो 100 वर्ग मीटर है हमारा क्षेत्रफल कम आया। ठीक है, तो 10,000 से हमारा आया है 100 कम। तो प्रतिशत में देख लेते हैं हमारी कितने की कमी हुई है। ठीक है, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई और इस 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई और 1 से 1 काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमारे कितने की कमी हुई है, तो 1% की कमी हुई है, यानी कि 1% जो है क्षेत्रफल बदल जाएगा। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगर आपकी समझ में अभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप पीछे करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अब हम मानेंगे कि एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है। माना हमने एक संख्या एक ही मान ली, ये वाली एक संख्या की बात की तो हमने इसे एक ही मान लिया, उसमें 5 से गुणा कर दी, तो 5 से गुणा करके कितनी हो जाएगी हमारी, ये 5 ही हो जाएगी। ठीक है, और गुणनफल करके उसमें 25 जोड़ा जाता है, तो अगर हम इसमें 25 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और योगफल जो हमारा आया उसे 5 से भाग देना है, तो अब हम इसको कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। तो 30 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। आगे उसने कहा है कि भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो हमारा जो भागफल आया था कितना आया था 6, और उसमें से हम को मूल संख्या घटानी, मूल संख्या कितनी थी 5 थी, अगर हम इसमें से 5 घटा देंगे तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो शेषफल कितना होगा हमारा 1 होगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर है, यदि कुल सिर 190 है तथा पैर 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है इसमें, ये हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे हम पहले इसमें क्या मानेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे यदि उनके सिरों की संख्या, चूहे और कबूतरों की सिरों की संख्या कितनी है हमारी 90 है मान लिया। ठीक है, और माना अगर इसमें सारे चूहे ही चूहे हैं और चूहों के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, अगर सारे चूहे हैं तो उनके पैर की संख्या कितनी होगी 90 की अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 360 आएगा। ठीक है, पर पैर कितने उनके 224, किस वजह से आए 224, क्योंकि कबूतर भी तो थे ना उसमें 2 पैर वाले, पर हमने तो चूहे चूहे लिए, तो हम इसमें से जो है इसमें से घटा देते हैं कि हमारे कितने पैर अधिक आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें 224 घटाएंगे, अब घटाओ इसमें से एक इधर से हासिल लिया तो 10, यहाँ पर 10 बन गया, तो 10 में 4 गए बचे 6। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 5,
5 में से 2 गए, बचे कितने 3, और 3 में से 1 गया, 3 में से सॉरी 2 गए तो 1 बचेगा। तो कितने फालतू आ रहे हैं हमारे 136 पैर हमारे फालतू आ रहे हैं। तो 136 हम इधर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 136 पैर हमारे फालतू आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं क्योंकि हमने सारे चूहे ही चूहे लिए थे, कबूतर नहीं लिए थे। अब हमें क्या करना है, एक जो चूहा है उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक चूहे की रिप्लेस में हमें एक कबूतर लाना है। अगर हम एक कबूतर लाएंगे, ठीक है, इसकी जगह, यानी कि एक चूहा हमने भेज दिया तो कितने पैर लेके गया वो एक चूहा, 4 पैर लेके गया, और उसकी जगह हम एक कबूतर लाएंगे तो कितने पैर लेकर आएगा, तो 2 पैर लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने की कमी हुई, तो एक कबूतर लाने पे हमें यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, ठीक है। पर हमें कमी कितने की करवानी है ये देखना है, 136 पैरों की हमें कमी करवानी है। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं 136 पैरों की हमें कमी करनी है। यहाँ पर आप देखिए, ये अगर हमें यहाँ पर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर कितने कबूतर आएंगे, क्योंकि एक कबूतर लाए हम तो उसमें 2 की कमी हो रही है। तो हमें करना है कितना 136 की कमी, तो हमें यहाँ पर कितने कबूतर लाने हैं ये बताना है। नहीं पता चल रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। तो 136 गुणा 1 की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, और बटे 2 से हम काटेंगे 6 बार, और 2 से हम काटेंगे फिर यहाँ पर 1 बचा, उतार ले 6, तो कितना हो गया 16 हो गया। तो 2 से हम अगर 16 काटेंगे तो कितना है हमारा 8। तो ये 8 का निकल गया, ये हमारे कबूतरों की संख्या निकल कर आई है, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या पूछा, तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है, तो कबूतरों की संख्या है 68। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है ये बताना है हमें, ठीक है। तो हम मानते हैं अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यानी ये तो वर्तमान की है यहाँ पर। उसने कहा 6 वर्ष बाद जो है अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अगर हम 6 वर्ष बाद ना ले, अभी की वर्तमान ले, तो 26 में से 6 हम घटा देंगे तो हमारी वर्तमान निकल कर आ जाएगी। तो हमारी अशोक की कितनी है अब जब वर्तमान 20 है, ठीक है। और अनुपात में कितना दे रखा है, अनुपात में दे रखा है 4, ये रहा। तो हमें कितने गुना बढ़ाना है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 4 को हमें 20 बनाना है, तो कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा हमें इसको, 4 को 4 पंजे 20, 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको 5 गुना बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20, और 5 गुना हमें इसके साथ वाले को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रदीप कितनी हो जाएगी 15। तो ये इनकी वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो कितनी है आप यहाँ पर देखो, तो प्रदीप की आयु 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से दिशा संबंधी प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, ठीक है। अब हमें इसमें जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें एक पहले बात को ध्यान रखना होगा। हमें एक राइट हैंड लेना होगा अपना, और राइट हैंड की जो दोनों उंगली रहती है शुरू वाली अंगूठे के पास की वे लेनी होगी। आप देख रहे हो कि एक उंगली उसमें बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तो बड़ी वाली को हमें राइट मानना है, और जो छोटे वाली होती है उसे हमें लेफ्ट मानना है। तो लेफ्ट राइट मान के हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, ठीक है। पहले हम इसकी जो है दिशा बना लेते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर, ठीक है, और ये हो गई हमारी दक्षिण, ठीक है। तो अब उसने कहा एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में चलता है। तो उत्तर दिशा हमारी इधर है, तो हम इधर चलेंगे 10 मीटर, ठीक है। और बाईं ओर घूमा, और बाईं ओर घूमा। तो बायां मैंने आपको बताया था आपको राइट हैंड की 2 उंगली लेनी है, तो बायां नीचे को पड़ेगा। तो बाईं ओर घूमा, और कितना चला वो 25 मीटर चला, ठीक है। तो 25 मीटर चला वो। फिर वह दाईं ओर घूमा,
तो आपको दाएं देखना है, आपको उंगली रखनी है एरो की साइड में, ठीक है। तो दाएं हमारा इधर पड़ेगा, तो दाएं घुमा और कितना चला वो 5 मीटर चला, ठीक है। दाएं घुमा और 5 मीटर चला, और फिर दायां हमको फिर ऐसी उंगली रखनी है। तो दायां हमारा अगर हम ऐसे रखेंगे तो दायां हमारा इधर पड़ेगा, तो दाएं घूमकर वो 25 मीटर फिर चला, ठीक है। 25 मीटर फिर चला। अब वो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी किस दिशा की ओर चल रहा है। तो अब देखो, तो किस दिशा की ओर चल रहा है, इधर को चल रहा है। तो ये दिशा हमारी कौन सी है, पूर्व दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो किस दिशा में जा रहा है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो 12:48 समानुपात 5 तो यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। तो अब देख रहे हो इसमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि 12 का 4 गुना हो रहा है, 12 चौक 48, इसलिए हमें 5 का 4 क्या होगा, 5 का 4 गुना, तो 5 का 4 गुना होगा 20। तो 20 का राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है, तो डाकिया का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से, तो डाकिया का संबंध होगा हमारा डाक से। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BAD का संबंध CBE से है, तो यहाँ पर हमें बताना जो इसका संबंध यहाँ पर किससे होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो आप देख रहे हो यहाँ पर B से बाद में क्या आ रहा है हमारा C, और A से बाद में क्या आ रहा है हमारा B, और D से बाद में क्या आता है E, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर इसको उल्टा बताना है। तो यहाँ पर आपको देखना है I से पहले क्या आता है, तो I से पहले आता है H, ठीक है। और V से पहले क्या आता है, V से पहले आता है U। S से पहले क्या आता है, S से पहले आता है R। और U से पहले क्या आता है, U से पहले आता है T। तो U है ये, तो HURT। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी का इकलौता लड़का है, तो वह सविता का क्या लगता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हो गया सविता, और ये लड़का यानी बॉय, ठीक है। तो सविता ने एक लड़के का, इस लड़के का यह कहकर परिचय करवाया कि जो ये है मेरे मामा जी का। इसका मामा कैसे होगा, देखें, सविता की जो माँ होगी, माँ, ठीक है। और माँ का एक भाई होगा, वो इसका मामा लगेगा। मामा जी का इकलौता लड़का है, तो इनका इकलौता लड़का है, ठीक है। मम्मी के भाई का इकलौता लड़का है, तो लड़का सविता क्या लगेगा, तो सविता का ये भाई लगेगा। ये जो बॉय है लड़का, सविता क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे गए युग्मों में से गलत युग्म चुने। तो कार का संबंध पेट्रोल से, बहुत ही सही है। ये हो गया हमारा कोयला, ये कोयला और ये इंजन से है इसका तात्पर्य, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है वहाँ पर। तो कोयला और इंजन, तो दूसरे भी सही है। चौथा देखते हैं, तेल का संबंध दीपक से है, ठीक है। तेल से दीपक चलता है, कार से पेट्रोल से कार चलती है, और कोयले से ईंधन जलता है। धुएं से कभी आग नहीं लगती। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मर्सी का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो मर्सी का हिंदी अर्थ होता है दयालुता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे गए अंग्रेजी शब्द में से एक सही शब्द चुनें। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो एक शब्द है वो सही लिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो अपॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट इसमें लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकार्य का तद्भव चुनें। तो दोस्तों एकार्य का तद्भव हो जाएगा एकाज। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो कवित्री हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हमारा कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों कबूतर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कपोत, रक्तलोचन और हारित। तो इनमें से सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रीढ़ टूटने का अर्थ है। तो रीढ़ टूटने का अर्थ है आधारहीन है रहना। तो ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया तट के निकट। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा किसकी मौजूदगी के कारण भीतर रक्त नहीं जमता है? तो दोस्तों ये नहीं जमता है हिपेरिन प्रोटीन के कारण। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिथगो। तो 30 का राइट आंसर होगा। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था दोस्तों? तो रुधिर वर्ग का पता लगाया था लैंडस्टीनर ने। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप संबंधित है फुटबॉल से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट हमारा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला थी? तो मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला थी कुमारी रीता फारिया। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है मार्गरेट थैचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सांपों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा मॉडल पेपर है यहीं समाप्त होता है। हमने 100 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और PDF लेने के लिए आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई वीडियो डालें आपको उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको जो सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन का एक चिन्ह होता है, एक घंटे टाइप का होता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए तभी आपको हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।